नमस्कार, मेरा नाम है आनंद शुक्ला और आज हम लोग बात करेंगे कि इस टाइम की जो भारत की विदेश नीति है, उनको कितने चीज़ों को एक साथ में लेकर चलना पड़ रहा है और उसमें क्या-क्या समस्याएँ आ रही हैं और उस समस्याओं को किस तरह से जो भारत के विदेश मंत्रालय के जो लोग हैं, उनको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं और उनपे किसी न किसी तरीके से बेहतर जो निर्णय ले रहे हैं और साथ में एक अच्छा हम लोगों के सामने जो उसका आउटपुट नज़र आ रहा है, वो भी इन सब चीज़ों पर अभी बात करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या चल रहा है। तो जैसे एक मान लेते हैं कि टॉपिक हो गया भारत की विदेश नीति। अब इस पे कुछ चीज़ें हैं, इनमें इस टाइम पे जो चल रहा है, एक तो है कि समस्या, क्या-क्या समस्या हैं। एक है कि भारत का पक्ष और एक है समाधान। इसमें और कई टॉपिक जोड़ा जा सकता है कि यूएसए फैक्टर क्या है, चाइना फैक्टर क्या है, रसिया फैक्टर क्या है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसी सब चीज़ों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं समस्या पर। देखो, पूरा विश्व जो है वो दो ग्रुप में बटा हुआ था पहले से। जब 1947 की लड़ाई हुई थी तो उसके बाद पूरा विश्व दो ग्रुप में बटा हुआ था। एक था इसको सॉरी 1947 क्या 1945, वैसे तो माना जाता है कि पहले से ही था, लेकिन 1945 के बाद से ही जब वर्ल्ड वार टू समाप्त हुआ था तो उसके बाद से ही पूरा विश्व लगभग दो ग्रुप में बटा था। एक में था यूएसएसआर और एक में था यूएसए। एक था रूस और एक था अमेरिका। अब जब यहाँ पर बटा हुआ था तो इन दोनों देशों ने पूरे विश्व को, अगर हम थोड़ा सा इसको आउटलाइन मैप के अनुसार समझने की कोशिश करें तो अगर हम इसको एक तरीके से मान लें कि वो ये वर्ल्ड मैप है, इसको इसे समझने के लिए मान सकते हैं कि ये वर्ल्ड मैप है। अब इसमें आप कई चीज़ें और दर्शा सकते हैं, इधर जापान हो गया, इधर श्रीलंका हो गया, इधर चाइना के पास में इधर वो जो क्या कहते हैं ताइवान हो गया, इधर न्यूजीलैंड हो गया, ऐसे कई चीज़ों को और दर्शा सकते हैं। तो जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका, तो इसमें आप देखेंगे कि जो यूएसए था, उन्होंने इतना कब्जा किया पहले नॉर्थ अमेरिका को पूरा, उसके बाद में यूरोप को लगभग कब्जा कर लिया। इधर रूस हो गया, जिसको कहा जाता है पूर्वी यूरोप, और इसको रूस मान लीजिए इधर इतने से इसको कहा जाता है पूर्वी यूरोप और ये हो जाता है पश्चिमी यूरोप। अब देखने वाली बात यह है कि जब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो जो रूस था, रूस के साथ में इधर के जितने भी लोग थे वो एक साथ में आने लगे थे। यहाँ तक कि भारत के बॉर्डर के पास अफगानिस्तान, अफगानिस्तान एक ऐसी जगह थी जहाँ पर रसिया भी था और अमेरिका भी था समय समय के अनुसार। जब तालिबान की सत्ता थी तो माना जाता था कि वो रूस की समर्थन में है, और जब वहां पर लोकतंत्र था तो ये माना जाता था कि वो अमेरिका के समर्थन में है। तो एक जगह बना के अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के नीचे का जो जगह था मान लो यहाँ पर, तो जो पाकिस्तान, जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया और ये भारत हो गया, तो 1947 से पहले ये दोनों एक ही थे। तो ये माना जाता था कि मेन सत्ता का जो जो लड़ाई का वो बॉर्डर होगा वो ये होगा। उसके बाद में पाकिस्तान बन गया तो अमेरिका की यहाँ बैठ गया। तो इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई चलती रही और इसको कहा जाता है कोल्ड वार। कोल्ड वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दोनों देशों ने कभी आपस में लड़ाई नहीं की, इन दोनों ने कभी आपस में लड़ाई नहीं की, लेकिन पूरे विश्व को आपस में लड़वा दिया। एक देश थे, उसके बगल दूसरा देश था, एक यहाँ पर आकर बैठता, एक यहाँ पर आकर बैठता, दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो जाती या दोनों देशों के बीच में दुश्मनी रहती। ऐसे जैसे भारत पाकिस्तान में है अभी भी, या आप कहीं भी कह सकते हैं, जैसे अभी भारत भारत की फॉरेन पॉलिसी में अभी यही काम कर रहे हैं चाइना वाले। अगर भारत के अड़ोस पड़ोस में कोई भी देश है जो भी है, जैसे मान लो नेपाल में, तो नेपाल में दो पार्टी होगी, एक चाइना समर्थन करेगी और एक इंडिया समर्थन करेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो क्या हुआ कि रूस जो है, रूस और अमेरिका, इन दोनों ने पूरे विश्व को बांट दिया और बांट के लगातार चले आए। फिर जो 1991-92 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था और सोवियत संघ टूटा, तो यूएसएसआर तो टूट गया, लेकिन जो उसमें मेजर पावर थी रूस, वो तब से अभी भी चाह रहा है कि वो सत्ता में उसी तरीके से आए जिस तरीके से वो 1991 के पहले हुआ करता था। जो सोवियत संघ था उसको पहले हुआ करता था, तो उसके कंडीशन में लगा हुआ है। और अमेरिका ये चाहता है कि पूरे विश्व में
जो सुपर पावर रहे वो एक ही रहे, वो मैं रहूं। तो इसी सब चीजों को लेकर लड़ाई लगातार चलती रहती है। तो अब बात आ गई है इस समय पर जो भारत के पास बड़ी समस्या आई है, क्योंकि भारत ने गुट निरपेक्षता अपनाई थी। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है नेम, नेम का मतलब होता है नॉन अलाइंग मूवमेंट, जो किसी के साथ नहीं था, न तो सोवियत संघ के साथ में था और न ही अमेरिका के साथ में था। लेकिन ये बात भी सही है कि भारत का जो झुकाव था वो शुरू से यूएसएसआर की तरफ ज्यादा था, लेकिन काम पड़ने पर वो यूएसए की तरफ भी चला जाता था। तो ये भारत की पुरानी पॉलिसी रही है। इसका भारत को नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है, दोनों होता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो नेम है इनसे भारत को फायदा भी मिला है और नुकसान भी मिला है। फिर अब समस्या की बात करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में चलती चली आ रही है, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि भारत में जो ईरान की लड़ाई हो रही है, ईरान वर्सेस इजराइल और यूएसए। आप इनकी लड़ाई को देखोगे तो आप ये समझ पाओगे कि ईरान और इजराइल जो आपस में लड़ रहे हैं, भारत के लिए ये समस्या है कि भारत का बहुत अच्छा दोस्त ईरान भी है, इजराइल भी है, और अमेरिका से भी भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। वो अलग की बात है कि अमेरिका जिसको भी अपने साथ रखता है, वो उसकी पहली शर्त ही यही होती है कि उससे अमेरिका कुछ ना कुछ काम निकलवाता है। लेकिन इजराइल से भारत के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। तो देखने वाली बात है ये ऐसा क्या हो गया इस टाइम पर, जब भारत को बहुत समझ के अपनी रणनीति बनानी पड़ रही है। तो सबसे पहली बात तो हो गई कि एक होता है शिया और एक होता है सुन्नी। तो ईरान जो समर्थन कंट्री है वो शिया का है। ये दोनों इस्लाम के एक पार्ट हैं। मतलब इस्लाम जो एक टाइम था जब इस्लाम निकला था, तो जब उसमें पैगंबर मोहम्मद थे, जब इनकी डेथ हो गई तो ये हुआ था कि अब इसको आगे कौन बढ़ाएगा। तो उसके लिए उसमें तो दो निकले थे, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि उसमें से दो विचारधाराएं निकली थी। तो उन्हीं में से एक को कहा गया शिया और एक को कहा गया सुन्नी। अब ये बड़ा टॉपिक है, इस पे बात करेंगे कभी। ये दोनों निकले थे, तो उसी में से एक हो गए शिया, ये मानते हैं कि हम मूल इस्लाम है, और सुन्नी मानते हैं हम मूल इस्लाम है। इन्हीं को लेकर इन दोनों के बीच में आपस में हमेशा से मतभेद रहा है। तो ईरान हो गया शिया समर्थन देश, और जो वहां पर अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं, जैसे मान लो सऊदी अरब हो गया, सऊदी हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, आप तुर्की को भी मान सकते हैं। जितने भी अड़ोस पड़ोस के देश हैं, यहां तक कि इराक भी हो गया, ये जितने भी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसमें कुछ पठान भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर बात होगी सिर्फ शिया और सुन्नी की। तो ये जो लोग हैं, जितने भी ये देश हैं, इनको देखा गया कि ये लोग हो गए सुन्नी समर्थन और ये हो गए शिया समर्थन। और भारत ऐसा देश है जहां पर शिया और सुन्नी दोनों रहते हैं, शिया प्लस सुन्नी ये दोनों रहते हैं। तो भारत के पास ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको ईरान का भी समर्थन करना पड़ता है और ये जो देश हैं इनसे भी समर्थन लेना पड़ता है, क्योंकि जो रिजर्व ऑयल है वो ईरान के पास तेल ज्यादा है, लेकिन और भी जो देश हैं इनके पास, किसी के पास नेचुरल गैस ज्यादा है, या किसी से भारत के लोग जहां जाते हैं, जहां पर रहते हैं। जैसे बात कर लें कि यूएई के पास तेल तो है, लेकिन यहाँ से भारत से काफी लोग वहां पर एक तरीके से टूरिस्ट बन के भी जाते हैं, और एक तरीके से कहा जाए कि दूसरा जो है वहां पर काम करने भी जाते हैं। तो एक भारतीय डायस्पोरा जो है, डायस्पोरा का मतलब होता है, डायस्पोरा कहा जाता है कुछ भी, इसका मतलब होता है जो भारत के जो लोग होते हैं वो जाकर किसी दूसरे देश में, जैसे मान लीजिए यूएई में जाकर रह रहे हैं, तो चाहे वो 100 लोग हों, चाहे 200 हों, चाहे 500 और चाहे 1000, इनका पूरा का जो ग्रुप है, जैसे मान लीजिए भारत के जितने भी लोग गए जाकर वहां पर रहने लगे, इसको कहा जाता है डायस्पोरा। तो क्या हुआ कि भारतीय डायस्पोरा ज्यादातर जाकर यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी में यहाँ पर रहता है। तो भारत को इनका भी सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो किसी देश का जो विदेशी रिजर्व होता है, विदेशी मुद्रा का जो भंडार होता है, उसमें बहुत से जो पैसे आते हैं वो इन्हीं देश के लोग जो भारत में पैसे भेजते हैं। जैसे कोई गया काम करने, मान लीजिए कोई ए गया वहां पर काम करने और उन्होंने भारत को पैसा भेजा, तो पैसा जब भारत में आएगा तो कुछ टैक्स लेते हैं भारत वाले, 1-2-5% का टैक्स लेंगे और वो पैसे चले आएंगे, और वो जो आएगा पैसा वो उसी देश की करेंसी में आएगा, और भारत वाले उसके बदले में बदल को भारतीय करेंसी दे देते हैं। तो ये एक ब्रिज का काम करता है। तो इससे भारत के जो मुद्रा भंडार है उसमें कुछ ना कुछ पैसे ऐसे आते रहते हैं जो विदेश से आते हैं, और उससे भारत को फायदा होता है। तो भारत को ईरान का भी सपोर्ट लेना पड़ता है, और भारत को एक तरीके से कहा जाए जो इनमें और अदर सुन्नी सपोर्टिव जो कंट्री हैं इनका भी सपोर्ट लेना पड़ता है। तो पहली समस्या भारत के पास क्या हो गई, एक तरीके से माना जाए कि जो भारत के पास पहली समस्या है
इस पर अब जैसे मान लीजिए समस्या, अब सबसे पहली समस्या हो गई भारत के पास, वो ये है कि शिया प्लस सुन्नी। अब इसमें भी क्या है, ईरान और यूएई, भारत को इनको भी साथ में लेकर चलना है। यूएई ही कह रहा हूं मैं, सऊदी भी लिख लेना, कतर भी हो सकता है, कुवैत भी हो सकता है, जो भी आप लिखना चाहेंगे लिख लीजिए, इराक भी हो सकता है। चूंकि हम लोग बड़े देशों की बात कर रहे हैं इसलिए इनकी बात कर दे रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि पहली समस्या भारत के पास क्या हो गई, शिया और सुन्नी की। ये दोनों लोग आपस में लड़ते हैं और यहाँ पर मिडिल ईस्ट में कई ऐसे देश हैं जो शिया समर्थक भी है और सुन्नी समर्थक भी हैं, और भारत को दोनों को साथ में लेकर चलना है क्योंकि भारत के अपने हित हैं। दूसरा हो गया इस्लाम वर्सेस यहूदी और क्रिश्चियन, जिसको आप एक तरीके से कहा जाए क्रिश्चियन ही लिख देते हैं, क्रिश्चियन। अब इनकी भी एक लड़ाई हो गई। तो भारत के पास दूसरी समस्या है कि भारत जो इस्लामिक कंट्री हैं इनको भी साथ देना पड़ेगा, और जो यहूदी हैं और ईसाई हैं इनको भी भारत को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इस्लामिक कंट्री ज्यादा है भारत में, भारत के अड़ोस पड़ोस में इस्लामिक कंट्री ज्यादा है, और भारत में भी जैसे मान लीजिए भारत हो गया तो भारत की जनसंख्या में 20% के आसपास इस्लाम है। अभी इस्लामिक होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लगभग 20 से 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस्लामिक मान्यता के हैं। तो भारत के पास दूसरी, क्योंकि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए भारत को इस्लामिक और यहूदी ईसाई दोनों को, इनको भी साथ में लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि जो इस्लामिक है, इस्लामिक भारत में सेकंड मेजर धर्म है। जैसे मान लीजिए ये धर्म जो है भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, और अगर इनको कुछ या इनके खिलाफ जाकर कुछ होने लगा तो भारत में आंतरिक रूप से किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन हो सकता है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। और दूसरा है यहूदी और ईसाई, ये दोनों साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों में आगे हैं, तो ये सोचा जाता है कि इनको भी डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि इनसे हमको विदेशी व्यापार करना होता है, बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो हमको इनसे खरीदना होता है। तो ये कहा जाता है कि यहूदी यानी इजराइल और यूएसए यानी ईसाई, इनको भी डिस्टर्ब ना किया जाए। तो भारत के पास जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या हो गई वो हो गई ईसाई की, ईसाई और यहूदी वर्सेस इस्लाम की। भारत के पास ये भी समस्या हो गई। एक समस्या और है भारत के पास में, तीसरी समस्या ये है कि यूएसए प्लस का मतलब हो गया जो जैसे यूएसए प्लस अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा कि यूएस भी है, इसमें है एक तरीके से फ्रांस भी है, इसमें जर्मनी भी है, इसमें आप मान सकते हैं कि ब्रिटेन भी है। तो ये जितने बड़े देश होते हैं ये सब एक साथ आ जाते हैं, तो इसको कहा जाता है यूएस प्लस। और एक कहा जाएगा रसिया। भारत के दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं, तो भारत को ये भी लेकर चलना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूएस प्लस के चक्कर में रसिया छूट जाए या रसिया के चक्कर में यूएस छूट जाए, क्योंकि भारत को अपनी जो विदेश नीति है उसमें इन दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। विदेश नीति में बराबरी, बैलेंस बनाने के लिए भी इन दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो भारत के पास ये भी एक बड़ी समस्या है। अच्छा, अब इन सब चीजों को देखते हुए फिर अब एक चीज और देख लेते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भारत ने इन सब चीज लेकर कैसी विदेश नीति बनाई। तो सबसे पहले बात करेंगे विदेश नीति। अब इसको समझने के लिए एक चीज और समझिए, एक होता है पूंजीवाद और एक होता है समाजवाद। पूंजीवाद का मतलब होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप जैसे एक चीज ऐसे मान लीजिए कि आप पैदा हुए, आपने पैसा कमाना चालू किया, फिर आप चाहे जितने पैसा कमाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में है, अमेरिका में सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, सरकार से सपोर्ट नहीं, और वो जितना मर्जी पैसा कमाए उनको टैक्स थोड़ा सा पे करना रहता है और बाकी सारी मुद्रा उनकी होती है या सारे पैसे उनके होते हैं। आपने एक चीज ये भी देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो भिखारी हैं और वो भिखारी ही रह जाते हैं क्योंकि उनको सरकार से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। वैसा अगर यही अमीर लोग जो हैं अगर ये आकर कुछ दान कर देते हैं तो कर देते हैं, बाकी इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन समाजवाद की जो मूल धारणा है वो यही है, समाजवाद में यही कहा जाता है कि सरकार आपको कुछ सपोर्ट करेगी ताकि आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहें। जैसे एक होता है मूलभूत जरूरत। अब मूलभूत जरूरत में आता है रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान, आज के दौर में और आ गया है शिक्षा, फंडामेंटल में
और भी कई चीजें आती जा रही हैं, जैसे लाइट हो गया, इंटरनेट हो गया। अब इन चीजों पर भी बात चल रही है कि ये लोग भी इसमें मूलभूत जरूरत में शामिल होगी। लेकिन हम लोगों को बात कहाँ करनी है, समाजवाद पे। तो समाजवाद में जो ये मूलभूत जरूरत की चीजें होती हैं, इनको सरकार देती है। और इसके बाद में और इसमें एक तो समाजवाद बहुत बड़ी विचारधारा है, इस पे ऐसे बात नहीं हो सकती है। बस इतना समझिए कि जो मूलभूत जरूरत होती है उसको सरकार पूरा कर देती है, और आपको अपना काम अपना काम करते रहिए, और आप सरकार के लिए ही काम करते हैं, एक तरीके से कहा जाए। क्योंकि समाजवाद और पूंजीवाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए अलग से बात करेंगे, लेकिन और थोड़ा सा समझते हैं। फिर भारत ने क्या किया, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को मिक्स करके अपने यहाँ पॉलिसी बनाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था मिश्रित। अब इसका ये मतलब होता है कि भारत ने ऐसा कोशिश किया कि जिसमें पूंजीवाद भी साथ में रहे और समाजवाद में। तब अब इससे यूएसएसआर भी खुश कि मेरी विचारधारा भारत पे हावी है, और पूंजीवाद भी खुश, मतलब यूएसए प्लस भी खुश कि भारत मेरे तरीके से काम कर रहा है। तो इन दोनों को लेकर भी भारत ने एक तरीके से बढ़िया काम किया, ताकि इन लोगों को समझ में आ जाए। अब तो एक बात और करते हैं कि भारत ने अब क्या किया है इस टाइम पे। चूंकि इस टाइम पे वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो लड़ाई जबरदस्त चल रही है ईरान की प्लस यूएसए प्लस की, दूसरी चल रही है यूक्रेन की और प्लस यूएसएसआर की, या एक तरीके से रूस की। अब भारत को इनके साथ भी बैलेंस बना के चलना था, तो भारत ने इस लड़ाई में रूस का सपोर्ट किया और यूक्रेन को भी मदद भेजता रहता है। और यहाँ पर भारत ने अपना स्टांस न्यूट्रल रखा, और जब कोई यूएसए गलती करता है या यूएसए कोई ऐसा काम करता है जिससे मानव को हानि होती है, तो उस पर बात कर देता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि अगर कोई बम ऐसा गिराया गया जो ईरान के कहीं शहर पे जाके गिरा जहां से आम आदमी मारे गए या आम नागरिक मारे गए, तो वहां पर इजराइल और यूएसए का जो विरोध या उसके बारे में उनकी जो एक तरीके से कहा जाए आलोचना है, उसको कर देते हैं भारत वाले। और अगर ईरान ने ऐसा कुछ किया हो कि इजराइल की किसी जमीन पे या घर पे मारा हो किसी के, तो उनके बारे में भारत आलोचना कर देते हैं। और साथ में ही अमेरिका वाले इस तरीके से कहा जाए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इजराइल भी जाते हैं साथ में घूमने। और उसके साथ में जो ईरान है, ईरान का जो भी यहाँ पर जो एक तरीके से कहा जाए जो पानी की जहाजें हैं बड़ी बड़ी जिसमें कुछ सामान आते रहते हैं, तो उनको अपने यहाँ शरण भी दे देते हैं। तो ईरान ने अपना जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज था उसको भी इनके लिए खोल दिया, भारत के लिए एक तरीके से कहा जाए कि खोल दिया। और इजराइल भी भारत के सपोर्ट में रहता है, क्योंकि इजराइल के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। तो हम ये समझ पाए अभी तक कि भारत ने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है या विदेश नीति है उसको इतने संतुलित ढंग से चलाने की कोशिश की है कि उसमें इजराइल भी नहीं गुस्सा होता, ईरान भी नहीं गुस्सा होता, यूएसए भी कहीं ना कहीं से मान जाता है, और भारत अपना काम चला लेता है किसी तरीके से। इसको कहा जाता है डिफेंसिव पॉलिसी। डिफेंसिव पॉलिसी का मतलब होता है कि भारत ने अपनी पॉलिसी ऐसी बनाई है कि पहले आक्रमण, मतलब किसी तरीके से आक्रमण नहीं करेगी या किसी को जवाब नहीं देगी। अगर कोई कुछ करेगा तो उसके बारे में कुछ प्लान बनाकर उसको रोकेगी। जैसे यूएसए प्लस ने अभी कहा था बीच में कि जो है मैंने पाकिस्तान से जो युद्ध था ऑपरेशन सिंदूर उसको बंद करवा दिया था, तो भारत ने पहले ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। बाद में बताया कि उन्होंने बार बार फोन किया था, हमने ही मना करवाया। तो ये सब बातें इसमें होती रहती हैं। तो इसमें जो दूसरा टॉपिक हम लोगों का था यहाँ पे वो था भारत का पक्ष। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत का पक्ष, भारत ने क्या किया, भारत ने अपने आप को सबसे अलग माना। कुछ अपने यहाँ पर जो समझदार लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या ऑपरेशन सिंदूर में जो लड़ाई हुई थी उसमें भारत के लिए किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। जब हम इतने सक्षम खुद हैं कि हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं, बार बार लड़ाई में उनको खत्म कर सकते हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि हमारे लिए फ्रांस तुरंत आके खड़ा हो जाए या जर्मनी तुरंत आके खड़ा हो जाए, ब्रिटेन तुरंत आके खड़ा हो जाए, जब हमको पता है कि ये लोग कभी कभी किसी का साथ ना देना भी उसका साथ देना होता है, किसी की तरफ से ना बोलना भी उसके लिए बोलना होता है। जैसे मान लीजिए अभी फ्रांस ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ में कुछ बोल दिया होता तो माना जाता कि हाँ ये भारत के लिए गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने स्टांस मतलब अपना स्टांस क्लियर रखा और भारत के इनडायरेक्ट सपोर्ट में था, सामने से किसी के सपोर्ट में नहीं आया और पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं बोला। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ ना बोलना भी वो भारत के सपोर्ट के लिए ही माना जाता था। तो एक तरीके से माना जाए लड़ाई में इन चीजों का भी ध्यान रखा जाता है। तो भारत ने क्या किया, भारत का पक्ष जो था संतुलित, एक तरीके से कहा जाए डिफेंसिव। अब डिफेंसिव में क्या समझते हैं हम कि इन्होंने क्या किया, भारत रूस को भी साथ में लेकर चलने की कोशिश करता है और यूएसए को भी साथ में लेकर चलने की कोशिश करता है।
भारत ईरान को भी साथ रखता है और एक तरीके से कहा जाए जो सुन्नी समर्थित देश हैं या सुन्नी कंट्री हैं उनको भी साथ में लेके चलने की कोशिश करता है। फिर भारत क्या करता है कि ईरान को भी साथ रखता है और यूएसए प्लस इजराइल इनको भी साथ में रखने की कोशिश करता है। तो भारत की जो पॉलिसी है एक तरीके से माना जाए ये इनकी डिफेंसिव पॉलिसी हो गई। अब हम बात करते हैं समाधान की। समाधान, चूंकि हर चीज का कोई ना कोई समाधान होता है, तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं समाधान की। समाधान में हम लोग बात कर सकते हैं, देखो हम लोग, मैं पढ़ा रहा हूं या मैं समझा रहा हूं, मेरा काम है समझाना। अब अगर ये हो कि मैंने कोई बात बताई या कोई प्रेडिक्शन किया और वो गलत हो गया, तो पॉलिसी बनाना मेरा काम नहीं है। वो हो सकता है कि गलत हो जाए, क्योंकि मैं सिर्फ अनुमान लगा सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं अपने आप से बता दूं कि भारत को यहां पर ईरान का साथ दे देना चाहिए था, तो ईरान का साथ अगर भारत दे भी दे खुल के, क्योंकि वहां पर बताया जाता है कि आयतुल्ला खामनेई की जो डेथ हुई थी उसके बाद भारत ने जो अपना थोड़ा सा बयान जारी किया था उसमें ये कहा था कि हम इससे बहुत दुखी हैं, ऐसी कुछ बातें। तो अगर मान लीजिए ईरान जो है, ईरान का साथ भारत दे भी दे, तो भारत की तरफ से कौन कौन दूर हो जाएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इजराइल, इजराइल से भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे। दूसरा, जो और कंट्री हैं, जैसे एक तरीके से माना जाए यूएई, और माना जाए एक तरीके से इराक, कतर, कुवैत, बहरीन, तुर्की से तो वैसे भी रिश्ते बड़े अच्छे नहीं हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इन लोगों से भी भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे। एक देश का समर्थन किया खुल के, किसका? ईरान का। और ईरान के समर्थन में किया। और सुनिए एक बात और, ये तो हो गया एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बाह्य। अब भारत को आंतरिक समस्या क्या आएगी, क्योंकि भारत में शिया और सुन्नी दोनों हैं। तो अगर हमने इनका समर्थन किया शिया का, तो बाहर से हमारे पास से इतने देश नाराज हो गए, और हमने समर्थन किया सुन्नी का, तो शिया नाराज हो गए। तो भारत इंटरनल या आंतरिक रूप से भी परेशान हो जाएगा। आंतरिक रूप में दंगे होंगे, या हो सकता है कोई बड़ी विदेशी ताकत लग जाए और इस भारत को किसी तरीके से और परेशान करने लगे, तो इनको भी ध्यान रखना है। तो भारत को सबसे पहले क्या करना है, ईरान और इजराइल को साथ में लेकर चलना है। अब इजराइल की जब बात आएगी तो इजराइल प्लस लिख दे रहा हूं, तो इसमें यूएसए और फ्रांस ये सब एक तरीके से माना जाएगा कि साथ में ही है। और दूसरी कौन सी, दूसरी एक तरीके से कहा जाए कौन होगा साथ में, दूसरा अगर हम कहें कि हम ईरान और इस्लामिक कंट्रीज जो और भी हैं, इस्लामिक अदर कट लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए, इस्लामिक अदर, अगर इनको साथ में ना लेकर चलेंगे तो इंटरनली भी डिस्टर्ब होंगे, और एक्सटर्नल जो, जैसे मान लीजिए तेल ईरान से ले लेंगे, लेकिन गैस कहाँ से लेंगे, वो तो कतर से लेना पड़ेगा, कुवैत से लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम मानते हैं, और अपने यहाँ इस टाइम तेल से ज्यादा समस्या एलपीजी का है, और एलपीजी कहाँ से आती है, कतर, कुवैत, इनसे जाती है। अब अगर, और आती किस रास्ते से है, स्टेट ऑफ हार्मोज से। अब सोचिए एक इस्लामिक कंट्री जो, वही ईरान जो खुद ही कतर और कुवैत पर हमला कर रहा है, कतर और कुवैत पर हम एक तरीके से माना जाए कतर और कुवैत पर हमला कर रहा है, वही ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज सबके लिए बैन करके रखा हुआ है। वही ईरान भारत की जो बात आती है तो स्टेट ऑफ हार्मोज से बताता है कि आप तेल या गैस लेकर जा सकते हैं, तेल या गैस लेकर जा सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब कतर और कुवैत के ऊपर ईरान खुद ही हमला कर रहा है, तो वो भारत को जाने क्यों दे रहा है, क्योंकि भारत से ही जो तेल और गैस आ रही है भारत में, आ तो कतर और कुवैत से रही है। यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट तो भारत एक तरीके से कतर और कुवैत को दे रहा है। तो यहाँ पर यह बात समझने वाली है कि भारत जो है वो ईरान को भी कहीं ना कहीं मदद करता रहता है, या वहां पर जो उनके पोर्ट है उन पे जो वो अपना सामान देता है या लाता ले जाता है उसके लिए टैक्स भी भरता है। तो अगर भारत ने अभी बोल दिया कि हम ईरान का जो एक तरीके से पोर्ट है उसको हम यूज करना बंद कर देंगे, तो इससे ईरान को भी नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए भारत ईरान को भी सपोर्ट करता है। हो सकता है मैं थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बातें यही है जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब बातें ज्यादा होती हैं और समय कम होता है तो थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश
ऐसा करता हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें से जल्दी बताने के चक्कर में छूट जाएं, या हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी भी हों जो जल्दी बताने के बाद समझ में ना आए, लेकिन मेरा काम है कि मैं आप लोगों तक पूरी बात पहुंचाऊं। ईरान हो गया और इस्लामिक अदर हो गए, इनको भी साथ में लेकर चलना है। फिर हो गया USA प्लस रूस, इनको भी साथ में लेकर चलना है। चूंकि यूएस ने रोका कि ईरान से रूस से तेल मत खरीदो, रसिया से तेल मत खरीदो, फिर यूएसए ने कहा 30 दिन तक आप खरीद सकते हो, तो अब भारत को, और फिर रूस ने इसका फायदा उठाया और $8 प्रति बैरल तक तेल के दाम भी बढ़ा दिए। तो भारत को इन दोनों को भी साथ में लेकर चलना रहता है। तो फॉरेन पॉलिसी जब भी होती है इसमें बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, एक तरीके से नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि जब कोई विदेश नीति बनाई जाती है तो आज जैसे मान लीजिए एक चीज होती है, हमने प्लान बनाया कि 1 सप्ताह के लिए कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। मान लो घर वालों ने प्लान बनाया कि हमको 1 मंथ कैसे रहना है या 1 साल कैसे रहना है, उसके लिए अपना कुछ व्यवस्था बना लिया। एक पूरे घर परिवार ने मिलकर 10 साल तक अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कोई जॉब या बिजनेस सोच लिया। जो विदेश नीति बनाई जाती है ये बनाई जाती है कम से कम 50, 100, 200 साल तक सोच के। तो जो वहां पर बैठे हैं विदेश मंत्रालय में, जिनका काम ही यही है, जो पैसा इसीलिए लेते हैं, जो तनख्वाह इसीलिए लेते हैं, जिनका काम ही यही है कि सिर्फ ये देखना कि भारत की विदेश नीति कैसे चलेगी, वो किसी से इतना तो हल्के में नहीं होंगे कि भारत के कोई भी लोग आकर उनको बोलने लगे और वो मान लेंगे। उनका अपना अलग काम होता है। आप ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें सभी अजीत डोभाल और जयशंकर सर को, दोनों को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन ये नहीं पता है कि वो दोनों कितना और आगे का सोच के ये किए होंगे। क्योंकि हम लोगों के पास काम कम रहते हैं और समय ज़्यादा, तो हम लोग बैठकर आलोचना करने लगते हैं। और मैं किसी भी पार्टी की बात हो, चाहे अपने यहाँ एक तरीके से जो अभी पार्टी है वो, या जो पार्टी विपक्ष में है वो, जब भी सत्ता में आती है तो विदेश मंत्रालय पे अपने यहाँ चर्चाएं कम करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि वो चर्चा ज़्यादा ही करने लगते हैं। तो ये मैं बार बार आप लोगों से कहने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग ये समझिएगा कि विदेश मंत्रालय जो होता है या जो विदेश नीति होती है उस पर अपने यहाँ इंटरनल रूप से बहुत कम चर्चा होती है। और भारत की विदेश नीति जो है बहुत स्वच्छंद है, एकदम स्वतंत्र है। आपको जानकर हैरानी होगी, आप विश्वास शायद मतलब अगर थोड़ी सी भी समझदारी होगी आपके अंदर तो आप समझेंगे, आपको इस बात से हैरानी होगी कि जो यूरोप है, यूरोप के कई ऐसे बड़े देश हैं जिनकी खुद की विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है। आप समझिएगा, जैसे मान लीजिए अगर ये हो गया यूरोप, इधर से हो गया पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप के कई ऐसे देश हैं जिनकी खुद की विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है। रूस की अलग है, रूस स्वतंत्र विदेश नीति बनाता है क्योंकि ये सुपर पावर रह चुका है। लेकिन पश्चिमी यूरोप, जिसमें आप फ्रांस को भी कह सकते हैं, आप एक तरीके से जर्मनी को भी कह सकते हैं, आप एक तरीके से पोलैंड को भी कह सकते हैं, आप किसी को भी जो यहाँ पर हो, यहाँ तक कि आप ब्रिटेन को भी कह सकते हैं। इन लोगों की खुद की फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्वतंत्र नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं यूएसए की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मैं मानता हूं कि भारत में जो कुछ देश है जिनकी फॉरेन पॉलिसी एकदम स्वतंत्र है, तो एक यूएसए हो गया जो फ्री फॉरेन पॉलिसी है, जो अपने मन से करता है जो उसका मन करता है। एक रूस हो गया, आपको विश्वास नहीं होगा, हो सकता है कि जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जितने भी देश हैं, जो बड़े देश हैं जिनकी इकोनॉमी बड़ी है, उनकी खुद की विदेश नीति स्वतंत्र नहीं है। ये यूएसए के साथ मिलकर बनाते हैं। रूस बनाता है अपने देशों के साथ लेकर, जैसे ईरान हो गया। जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जो अब मान लीजिए इस टाइम पे थोड़ा सा टेंशन में चल रहे हैं, लेकिन और भी कई देश हैं, जैसे एक बेलारूस मान सकते हैं आप, इनको भी कह सकते हैं। कुछ और देश हैं रूस के समर्थन में। चीन हो गया, चीन पूरे एक तरीके से कहा जाए अफ्रीकी महाद्वीप में कब्जा किए बैठा है, अफ्रीका महाद्वीप में कब्जा किए बैठा है। तो एक इनकी फॉरेन पॉलिसी स्वतंत्र हो गई। इन दोनों की लड़ाई हुई, अभी टैरिफ वार हुआ, जितना टैरिफ यूएसए ने चाइना पे लगाया, चाइना ने उतना टैरिफ यूएसए पे लगा दिया। दोनों की टैरिफ बाद में बराबर हो गई और दोनों ने फिर से समझौता करके बोला कि इतनी टैरिफ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और एक और देश है भारत। आप विश्वास करिए कि भारत के पास में ज्यादा विदेश नीति, इन सबसे अच्छी विदेश नीति है। समस्या बस अपने पास एक ही है कि अभी अपने पास उतने लेवल का, एक तरीके से कहा जाए कि जो पूरी अर्थव्यवस्था में उतना पैसा नहीं है
या उतने अपने पास अभी मजबूत अर्थव्यवस्था नहीं है कि इन लोगों के बराबर आके बैठा जा सके। बाकी भारत की जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है, और जैसे ही भारत की विदेश नीति किसी भी तरीके से गड़बड़ होगी या भारत की विदेश नीति में किसी भी दूसरे पक्ष का इंटरफेयर हुआ, इनमें से किसी का भी इंटरफेयर हुआ, उसके बाद आप देखेंगे कि भारत की विदेश नीति में भारत की इकोनॉमी ग्रो बहुत तेज करेगी, लेकिन आगे चलकर कभी ना कभी जाकर वो क्रैश कर जाएगी। जैसे क्या हुआ था पाकिस्तान, जैसे क्या हुआ ईरान, जैसे क्या हुआ एक तरीके से मान लेंगे आप कोई भी देश, अब इस टाइम यूएई देख लीजिए, यूएई की इकोनॉमी क्रैश नहीं कर रही है, लेकिन वहां पे टूरिज्म जो उनके लिए सबसे बड़ा साधन था वो तो दिक्कत में आ गया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। ऐसे ही हम आगे भी कई वीडियो पर बात करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि ऐसे क्या चलता रहता है। तब तक के लिए धन्यवाद।